हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज जो हम NIRF की जो रैंकिंग आई है कुछ दिनों पहले, उससे रिलेटेड आपके हायर एजुकेशन में क्या क्या सवाल बन सकते हैं उस पर अपन क्या है डिस्कशन करने वाले हैं। आपको जो NIRF की जो रैंकिंग है, जितना अभी अपन पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो जून में एग्जाम होने वाला है अभी तो उसकी डेट शीट भी आ गई है, उसके क्या है कोर्सेज चल रहे हैं और जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है IFS ऑनलाइन ऐप पे क्या है अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट देना और आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसे हुई है, तो आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर विजिट कीजिए या फिर इन नंबर पे कॉल करके आप जो ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये सर्टिफिकेट ऐसे निकला है। ये कौन है? ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये जो NIRF है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की जाती है, उसके द्वारा क्या है ये रैंकिंग दी जाती है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि ये जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, बैकग्राउंड देखो क्या है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बन सकता है इससे वो ये बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, NIRF का जो फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ये जो NIRF है ये 2014-2015 में क्या हुआ, स्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से जो है ईयर में स्टैब्लिश हुआ। तो 2014-2015 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ बाय अ कमेटी अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या एक कमेटी अपॉइंट की, किसके लिए? जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग करने के लिए। कमेटी प्रपोज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है ये NIRF, और उनको क्या करता है रैंक भी करता है। तो उसके लिए क्या अलग अलग पैरामीटर्स भी जो है डिसाइडेड है, कितने तरीके पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स में और अंदर क्या है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। आपको इस स्लाइड से क्या है 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही NRF का फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म पे भी क्या है सवाल बन सकता है। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ और इसका रोल क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है या एम क्या है। ठीक है, इसका वर्क लिख लेते हैं, काम क्या है इसका। ठीक है, काम क्या है, ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनकी परफॉर्मेंस और उनको रैंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो रैंकिंग है हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग है, हायर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो रैंकिंग है वो कैटेगरी वाइज करी जाती है। ऐसे नहीं है कि सेम कैटेगरी में आर्ट्स के कॉलेजेस भी हैं, साइंस के कॉलेजेस भी हैं। तो जैसे आर्ट्स के कॉलेजेस अलग हैं, साइंस के कॉलेजेस अलग हैं, तो ऐसे क्या है अलग अलग जो है कैटेगरीज बना रखी है, 11 कैटेगरीज बना रखी है कॉलेजेस की, और उनको आपस में क्या है जो कंपेयर करके फिर उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो कैटेगरीज देख लो, आपसे क्या है कैटेगरी पे सवाल पूछा जा सकता है कि जो NIRF है वो कितनी कैटेगरी पे हायर इंस्टीट्यूशन को रैंक करता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है ओवरऑल, मतलब कॉलेज, सब कॉलेज को मिला लो, ओवरऑल मतलब इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। उसके अंदर क्या है जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, 16 to 18 पैरामीटर्स दिए गए, इनको चेक करके क्या है ओवरऑल रैंकिंग निकाली जाती है। फिर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या है रैंकिंग है। फिर इंडिविजुअल कॉलेजेस को भी क्या करते हैं रैंक करते हैं। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो जैसे आप PhD और करते हैं तो जहाँ पर रिसर्च लगती है उन इंस्टीट्यूशन की भी क्या करते हैं रैंकिंग है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी रैंकिंग है। मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, मेडिकल, डेंटल, लॉ और आर्किटेक्ट। तो टोटल 11 कैटेगरीज है। कितनी है? टोटल 11 कैटेगरीज है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो NIRF है वो कितनी कैटेगरीज की क्या है रैंकिंग करता है, तो 11 कैटेगरीज। या फिर आपसे एक ये क्वेश्चन दे सकता है कि आपको इसमें से 3 ऑप्शन दे दे और एक ऑड वन आउट दे दे, आपको उसमें से क्या है निकालना है कि कौन सा क्या है किस कैटेगरी को NIRF जो है रैंकिंग नहीं करती है। मान लो आपको 3 ऑप्शन जो देते हैं, चूज ऑड वन आउट, चूज ऑड वन। ठीक है, पहला आपको दे देते हैं इसके अंदर जो है
फार्मेसी, ठीक है, सेकंड मेडिकल ले देते हैं, ठीक है, डेंटल हो जाएगा थर्ड, और आपको फोर्थ जो है एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है, एग्रीकल्चर, बाकी तीनों पे क्या है, NIRF रैंकिंग देती है। तो 11 कैटेगरीज है, आपको ये पता होना चाहिए 11 कैटेगरीज पे क्या है जो रैंकिंग आती है और किस किस पे रैंकिंग आती है, एक बार इनके आप क्या है नाम देख लीजिएगा, ठीक है। इस पे अपन अब ये भी देखेंगे कि कौन सा जो कॉलेज है ओवरऑल, अगर अपन कॉलेजेस की बात करें, जैसे इसमें ऐसे भी एक सवाल पूछ सकते हैं इसके अंदर कि जो ओवरऑल कॉलेजेस हैं, ओवरऑल रैंकिंग है उसके अंदर जो है वो जो फर्स्ट कौन है, ठीक है। तो ओवरऑल में जो फर्स्ट है वो कौन है, इसमें आपको रैंक पता होनी चाहिए, ठीक है। IIT मद्रास जो है वो क्या है ओवरऑल में फर्स्ट रैंक पे है, ओवरऑल जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं तो उसमें जो NIRF है उसने बोला IIT मद्रास क्या है फर्स्ट नंबर पे। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये बैंगलोर का है, ये मद्रास में, ये बैंगलोर में है, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे है वो आपका है IIT बॉम्बे, ठीक है। ये इनकी रैंकिंग है ओवरऑल में। अगर अपन इंस्टीट्यूशन वाइज देखें कि इंस्टीट्यूशन वाइज कौन सा फर्स्ट नंबर पे था, कौन सा सेकंड था, तो इंस्टीट्यूशन वाइज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यही ऊपर वाला है बैंगलोर वाला, ठीक है। सेकंड नंबर पे है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, और जो थर्ड है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं जामिया से मैंने अपना जो है MA किया है, ज्योग्राफी MA मैंने जामिया से किया है। फिर अगर अपन कॉलेजेस की देखें कि कॉलेजेस में सबसे नंबर पे कौन है, तो कॉलेजेस में सबसे पहले है मिरांडा हाउस, ये DU का कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में दिल्ली में। सेकंड है हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज भी DU का पार्ट है, नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। और थर्ड नंबर पे है प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। और आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स कॉलेजेस में मैंने KMC किरोड़ीमल से जो है पास आउट हुआ हूं, तो किरोड़ीमल की जो है वो 6th रैंक है, ठीक है, किरोड़ीमल की क्या है 6th रैंक है, ठीक है। अब रिसर्च में अगर अपन देखें तो अब इन बाकी जितनी कैटेगरीज हैं इनमें मैं आपको सिर्फ टॉप जो सिंगल के जो जिन्होंने टॉप किया है उन्हीं के नाम बताऊंगा, बाकी जो 3 है इसमें आप टॉप 3 याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सब इसको मगअप करें, क्वेश्चन बहुत रेयरली जो है उनसे बनेगा। जो रिसर्च में है उसके अंदर भी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये क्या है फर्स्ट नंबर पे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर अपन देखें तो IIT मद्रास वापस क्या है जो फर्स्ट पोजीशन ले जाता है। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो IIM अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद क्या है जो इसमें मैनेजमेंट में सबसे ऊपर है। फार्मेसी में अगर अपन बात करें तो जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, ठीक है। फार्मेसी में जो टॉप नंबर पे है वो जामिया हमदर्द है। मेडिकल की अगर अपन बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर इंडिया में सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, एम्स न्यू दिल्ली, कौन बोल रहा है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रही है अपनी रैंकिंग के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद मेडिकल हो गया। फिर डेंटल का देखो, डेंटल का है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। सॉरी डेंटल का है ना, सॉरी ये तो एम्स ही हो गया, डेंटल का अपने को बताना है। डेंटल का है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, और ये जो है चेन्नई में है, ठीक है। डेंटल का जो कॉलेज है ये चेन्नई में। लॉ के लिए जो है बेस्ट, पहले तो जैसे नलसार बेंगलोर हुआ करता था, अभी क्या है जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया
यूनिवर्सिटी, ये क्या है, बैंगलोर में, ठीक है। और अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, हाँ सॉरी, आईआईटी रुड़की क्या है, फर्स्ट नंबर पे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी तो कैटेगरीज है, ठीक है, कितनी क्या है, कैटेगरीज है, 11 कैटेगरीज है। कैटेगरी के नाम पता होने चाहिए। जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन और कॉलेज वाइज रैंकिंग है, इसमें आप टॉप 3 याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जितनी भी है नीचे उसके अंदर आप जो है एक एक जो टॉप है वो याद कर लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी क्या है ले सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो अब जो ओवरऑल कॉलेजेस थे उसके अंदर क्या है, इतने कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, ओवरऑल के अंदर इतने कॉलेजेस ने अपनी एप्लीकेशन भेजी। इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने भेजी, टोटल 7254 यूनिवर्सिटी ने क्या है पार्टिसिपेट किया इस रैंकिंग के अंदर। ये क्या है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स इतने टिपिकल है, बन भी जाए और नहीं भी बने, ठीक है ना। तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा कि कौन से जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है एप्लीकेशंस आई। अब जैसे अगर कॉलेजेस का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस अपने को इसके अंदर देखने को मिल रही है कॉलेजेस की, ठीक है। फिर देखो सबसे कम है अपने आर्किटेक्चर में 91, ठीक है। देखो फिर देखो 2017 के अंदर क्या है, ये जो ओवरऑल रैंकिंग जो भी है, ओवरऑल जैसे आईआईटी मद्रास जो है, ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 2017 में ही क्या है जो लॉन्च की गई है। और उसकी कैटेगरी क्या है कि आपके कॉलेजेस में 1000 प्लस स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओवरऑल रैंकिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है किसी भी कॉलेज को अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए, तो उसके पास क्या है 1000 स्टूडेंट्स होने चाहिए। और ये जो रैंकिंग है ना स्टूडेंट्स, ये हर साल निकलती है, एवरी ईयर आती है, ठीक है। 2016 से 15 में लॉन्च हुआ और 16 से क्या है हर साल आपको जो रैंकिंग जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने ये भी देखा कि कौन से कॉलेजेस की क्या है रैंकिंग ऊपर है। अब ये जो है किस पैरामीटर पे क्या है जो रैंकिंग करते हैं, तो अपने पास टोटल 16 to 18 पैरामीटर्स है, ठीक है। आप 18 याद कीजिए और अगर रेंज याद करनी है तो 16, क्योंकि पैरामीटर्स टोटल 18 है, लेकिन आप जो NIRF का जो PDF है उस पर आप जाके देखेंगे तो उन्होंने 16 to 18 लिखा है, ठीक है ना। एग्जाम में भी अगर अपने सवाल पूछते हैं तो अपने को 16 to 18 ही क्या करना है जो मार्क करना है। अब कितनी कैटेगरीज हैं पैरामीटर की, टोटल 5 कैटेगरीज है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कितने पैरामीटर्स हैं, तो 18 पैरामीटर्स है। और अगर रेंज बतानी है तो 16 to 18 पैरामीटर्स है। और ठीक है कैटेगरी कितनी है, 5 ब्रॉड कैटेगरीज है, 5 ब्रॉड कैटेगरीज है। उसके अंदर भी क्या है जो फर्दर जो पैरामीटर्स उन्होंने जोड़ रखे। और ये कैटेगरीज ग्लोबल पैरामीटर्स को देख के बनाई है और इंडिया सेंट्रिक पैरामीटर्स को देख के बनाई है। अब ये जो इंडिया सेंट्रिक पैरामीटर्स है वो क्या है, देखो रीजनल डाइवर्सिटी के कॉलेज के अंदर किस किस रीजन से क्या है बच्चे आके पढ़ रहे हैं। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था, जैसे मैं जामिया में पढ़ रहा था, ठीक है, तो जामिया में मेरे साथ में मेरे क्लास में नॉर्थ ईस्ट के भी थे, जम्मू एंड कश्मीर के भी थे, केरला के भी थे, गुजरात के भी थे। तो ऑल ओवर क्या है जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी क्या है अच्छी है, मतलब किसी स्पेसिफिक एक एरिया से क्या है लोग नहीं आए। आउटरीच, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन इन सोसाइटी, मतलब कुल मिला के जो है कि इंडिया को कितना रिप्रेजेंट वो कर रहा है कॉलेज, क्योंकि इंडिया में सब लोग आते हैं, रिच भी आते हैं, पुअर भी आते हैं, जो सोशली बैकवर्ड जो कास्ट होती है वो भी आते हैं, मतलब इंडिया सबसे बना है। तो अगर आपका कॉलेज सिर्फ एक ही कम्युनिटी या एक ही सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कॉलेज क्या है उसकी रैंकिंग घट जाएगी। उसके अंदर ये सब चीज़ें देखी जाती है। इंडिया सेंट्रिक पैरामीटर्स के अंदर हम जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको हम अपने कॉलेज के अंदर कितना जो है वो समाते हैं, इस पे क्या है जो इंडिया सेंट्रिक पैरामीटर्स डिसाइडेड। अब ये पैरामीटर्स कौन से, 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर देखो क्या है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ठीक है। इसके क्या है, इसका वेटेज कितना है आउट ऑफ 1, 0.3, ठीक है, वेटेज कितना है 0.3। अब इसके अंदर भी क्या है अपन स्टूडेंट स्ट्रेंथ देखते हैं कि कॉलेज में कितने बच्चे हैं, ठीक है।
फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के पर बच्चे पे कितनी फैकल्टी है, वो फैकल्टी विद पीएचडी के कॉलेजेस में कितनी जो फैकल्टी है उनके पास क्या है, पीएचडी की डिग्री है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, तो इन पैरामीटर्स पे क्या है, एजुकेशन, लर्निंग और रिसोर्सेज पे अपन नंबर देते हैं आउट ऑफ 1। 0.3 जो है वो इसका वेटेज है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। सेकंड पैरामीटर क्या है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल पैरामीटर्स, ठीक है। इसके भी कितने 0.3 वेटेज है आउट ऑफ 1। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है, इसमें भी जैसे अपने पब्लिकेशंस, साइटेशंस, पेटेंट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब कॉलेजेस ने कितने पब्लिकेशंस कराए, साइटेशंस, पेटेंट करवाए और रिसर्च प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कराए, इस बेसिस पे क्या है कॉलेज को 0.3 आउट ऑफ 1 क्या है मार्क किया जाता है। फिर देखो ग्रेजुएशन आउटकम, ग्रेजुएशन आउटकम, ये पैरामीटर्स लिखा रहा हूं मैं, ये पैरामीटर्स तो आपको बाय नेम याद होने चाहिए। इनके अंदर जो सब पैरामीटर्स हैं वो आपको याद हो नहीं हो चलता है, एक बार फिर भी आप क्या है देख लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं, ब्रॉड पैरामीटर्स वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर के जो सब जो टॉपिक्स हैं वो आप अगर नेग्लेक्ट भी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार रीड करके जाएँ, ठीक है। इसके अंदर देखिए प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज़, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मीडियन सैलरी और पीएचडी स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे क्या है ग्रेजुएशन ऑफ आउटकम दिया जाता है। और ये आउट ऑफ जो 10 है इसका जो वेटेज है 0.2 है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी देखो क्या है, फोर्थ कैटेगरी है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। और इसके कितना वेटेज है, इसका वेटेज है 0.10, 0.1 मान लीजिए, ठीक है। और फिफ्थ जो ब्रॉड कैटेगरी है वो परसेप्शन है, क्या है, और इसका भी 6 हो गया और इसका भी 0.1 ही हो जाए, ठीक है। पीयर परसेप्शन, एकेडमिक पीयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। ये ब्रॉड 5 कैटेगरीज हैं, ये तो आपको क्या है याद करनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एनआरएफ की जो रैंकिंग है उसके ब्रॉड कितनी कैटेगरीज या ब्रॉड कितने कैटेगरीज में पैरामीटर्स को बांटा हुआ है, तो 5 कैटेगरीज है। 5 कैटेगरीज का वेटेज भी अपन ने लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या है सब यूनिट्स और आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो एनआरएफ की जो अपन ने आज क्लास ली है पसंद आई होगी, और आपको मैं आशा करता हूं कि ये जो अभी अपन ने पढ़ा है इसके बाहर से जो अगर क्वेश्चन बनता है एनआरएफ पे बहुत उसके चांसेस कम है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं खूब है, मोर देन इनफ है यूजीसी नेट के लिए। अगर आप हायर जैसे पेपर 1 के लिए इससे बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप जो पीडीएफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो दिया अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो 103 पेजेस की है, उसके अंदर से क्वेश्चन बनना मतलब अगर बन भी जाए क्वेश्चन तो 103 पेजेस पढ़ना क्या है वर्थ नहीं। तो आप अगर इतना पढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन सकता है और आप जो है सवाल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।